चलो ये तो कर लिया था हम लोगों ने। चलो सुनो ध्यान से। तो बेटा सुनो सुनो सुनो, सुनो ध्यान से। इन्वेंट्री टेकिंग क्या होता है? इन्वेंट्री टेकिंग क्या होता है? चलो, इन्वेंट्री टेकिंग मतलब होता है इन्वेंट्री को गिनना 31 मार्च को, ठीक है ना? अब मैं मान लो जैसे कभी भी पूछू ना तो मुझे याद दिला देना कि इससे नहीं पूछना है क्योंकि ये जवाब तो दे ही देता है हाँ, लेकिन इसके सारे आंसर बीकॉम वाले कहते ठीक है। तो प्रैक्टिकली सारी एंटिटीज क्या करती है, 31 मार्च को गिनते हैं इन्वेंट्री और फिर वही उसका वैल्यूएशन करके उसको बैलेंस शीट में लिख देते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख देते हैं। मतलब अगर वैसे है, नहीं तो परचेज से माइनस करके एडजस्ट कर देते, क्योंकि अब कंपनी की जो बैलेंस शीट पीएनएल बनता है तो वो ऐसे ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बनता, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनता है तो उसमें एडजस्ट हो जाता है। लेकिन इन्वेंट्री का वैल्यूएशन ऐसे ही होता है कि आप क्या करते हो, गिनते हो और उसके बाद फिर उसका वैल्यू करके एंड में लिख देते हो। क्लियर है ना? एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री, वो मतलब पूरे साल आप हर चीज का रिकॉर्ड रख रहे हो, वो बहुत महंगा पड़ता है प्रैक्टिकली। क्लियर है? तो नॉर्मली जब गिन रहे होते तब सारे ऑपरेशन एकदम सस्पेंड कर देते कि अभी कोई इन्वेंट्री ना बाहर जाए ना आए, नहीं तो फिर गिनने में समस्या होगी ना। अभी तुम वॉल्यूम इमेजिन नहीं कर पाओगे कि कितना वॉल्यूम रहता है। क्लियर है? ऐसा मत सोचो छोटा सा स्टोर है, गोडाउन है। एक जो बड़ी कंपनी है उसका जो स्टॉक है वो ऐसा हो सकता है कि देश भर में 150 लोकेशंस पे पड़ा, और मैं कम बोल रहा हूँ, समझ रहे? बड़ी कंपनी में 150 अलग अलग वेयर हाउसेज हो सकते हैं जहां पर कि उसका माल पड़ा हुआ है, अलग अलग ब्रांचेस, और उसमें जो ओवरऑल कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी उसमें स्टॉक कौन सा आएगा, जो पूरे देश में उनका बना पड़ा है ना, उनके गोडाउन में हर जगह से माल बिक रहा है, कौन सा बिक गया है, कौन सा अभी समझना ध्यान से।
ऐसा हो सकता है क्या कि गुड्स चले जाए फिर भी बिके नहीं हो? गुड्स चले गए लेकिन बिके नहीं, ऐसा हो सकता है? सेल ऑन अप्रूवल बोलते हैं उसको, कि गुड्स चले गए हैं लेकिन अभी बिके नहीं। गुड्स आए नहीं है लेकिन हम खरीद चुके हैं, गुड्स इन ट्रांजिट, ऐसा भी हो सकता है, वो भी मेरे क्लोजिंग स्टॉक में आएंगे। अब तुम एक बार वो समझो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गुड्स बिक चुके हैं लेकिन अभी भी गोडाउन में पड़े हैं। कितने सारे एडजस्टमेंट्स हो गए ना। क्लियर है? तो अब अगर आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री का पता लगाना है तो आपको इन सारी चीजों को एडजस्ट करना होगा। इसके अलावा भी कुछ कुछ और भी नए सिस्टम्स है, ठीक है ना। क्या आपको ये कंसाइनमेंट वाला सिस्टम पता है? एक्चुअली कंसाइनमेंट अकाउंटिंग करके एक चैप्टर होता था, अब नहीं है, ठीक है ना, पर उसके कॉन्सेप्ट्स इसमें हैं। कंसाइनमेंट ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि हम अपने जो गुड्स हैं वही दूसरी लोकेशन पे भेज रहे हैं। मान लो मेरी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है जबलपुर में, और कटनी में मेरा कोई दोस्त है, तो मैं अपने गुड्स जो है वो उसको भेज रहा हूँ, वो अपनी दुकान में रख रहा है और वो वहां से बेच रहा है। तो फिजिकली गुड्स उसके पास पड़े हैं, जब मैंने भेजे तो बेचे नहीं, उसने जो बेचे, मतलब जब मैं उसको दे रहा हूं तो मैं उसको बेच नहीं रहा, वो एक तरीके से कमीशन एजेंट वाला काम कर रहा है कि वो गुड्स अपने पास रख रहा है, लेकिन उसके पास जो रखे हुए गुड्स वो भी मेरे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जो गोडाउन में गुड्स है वो तो मेरे हैं ही, वहां जो पड़े हैं वो भी मेरे। तो वहां से जितने बिक गए वो मेरे बिक गए, और जहां वो बचे हुए हैं वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। समझ आ रही है बात? अच्छा, और इन्वेंट्री के वैल्यूएशन का प्रिंसिपल क्या है? इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सिंपल शब्दों में बोले तो कॉस्ट और सेलिंग वैल्यू, विच एवर इज लोअर। पर सेलिंग वैल्यू मत बोलना, NRV ही बोलना। मैं अभी आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा वो कर रहा हूं। क्लियर है? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। कॉस्ट या मतलब जितनी कॉस्ट पड़ी या जितने में बिकेगा, जो भी कम है उस पर हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं। तो जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जिसमें कि हम बोले कि अरे यार ये वाला कुछ स्टॉक खराब है जिसकी वैल्यू कम हो गई, तो उसको अलग से वैल्यू करना पड़ेगा। ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, एक समस्या और है। कई बार क्या होता है ना, कोविड कब लगा था? 20 मार्च। तो 31 को तो नहीं जा पाए होंगे लोग। तो मान लो कि फिर 5 अप्रैल को गए, तो कब काउंट किए गुड्स? 5 अप्रैल। चलो ये तो खैर और अलग हो गया। मान लो कि कोई भी और रीजन के कारण क्या हुआ, नहीं गिन पाए, या हमको पहले से पता है कि नहीं गिन पाएंगे। मान लो कि आप 23 मार्च को ही गिन लो कि 31 को तो गिन नहीं पाएंगे, और या फिर 5 अप्रैल को गिनो या 10 अप्रैल को गिनो। पर बैलेंस शीट तो 31 मार्च की बनाओगे ना, थोड़ी कि बैलेंस शीट ही 5 अप्रैल की बना ली है, 23 मार्च की बना ली। गिन रहे 5 अप्रैल को, बैलेंस शीट 31 मार्च की, तो कैसे होगा? क्या लगता है क्या करना चाहिए? 5 अप्रैल का गिन लो, फिर बैक में जाओगी 31 से यहां तक में कितना अपन ने बेच दिया, उसकी कॉस्ट निकालो। उसको क्या करोगे? ऐड। 5 अप्रैल को गिना ना, 31 का निकालना। तो जो बेचा उसको ऐड, क्योंकि 31 का निकालना है, 5 अप्रैल से 31 जा रहे हो। मान लो मैं 23 मार्च से 31 मार्च जा रहा हूं, तो जो बेचा है उसको माइनस, और जो खरीदा है उसको ऐड। अगर मैं 23 मार्च से अच्छा, मैं 5 अप्रैल से जा रहा हूं तो 1 से 5 के बीच में जो खरीदा उसको क्या करेंगे, और जो बेचा उसको, लेकिन पूरी सेल वैल्यू पर डायरेक्टली नहीं कर देगा, उसकी क्या निकालनी पड़ेगी? अगर मान लो कि मैं इन्वेंट्री गिन रहा हूं, मुझे इन्वेंट्री बेसिकली कब की गिननी, गिन लो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मान लो किसी और दिन गिन रहे हो तो
मान लो 5 अप्रैल को गिन रहे हो तो चाहिए तो 31 की ही है ना। 5 को गिनी, जितनी मिली उसमें क्या करो, 1 से 5 के बीच में जो खरीदा वो माइनस करो, और जो बेचा वो ऐड करो, क्योंकि हमको पहुंचना कहां है, 31 बोलो, क्या ये क्लियर है? बोलो 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 बोलो, क्लियर है? कोई समस्या है इसमें तो बताओ। ठीक है, तो क्या क्या इश्यूज डिस्कस किए एक बार सोच के देखो, कि एक तो 31 को अपन लोग गिनते हैं, थोड़ा थोड़ा सा लिखते जाओ, है ना, कि इन्वेंट्री टेकिंग इज डन ऑन 31 मार्च। यही नॉर्मल है, यही सही है ना? नेक्स्ट लिखो, बट इफ इट इज काउंटेड ऑन, बट इफ इट इज काउंटेड ऑन 5 अप्रैल। ऐसे लिखो कि तुम्हें समझ में आए, मेरे लिए मत लिखो या एग्जामिनर के लिए नहीं लिखो, अपने लिए लिखो, समझे? But if it is counted on 5th of April, then sales purchased during 1st to 5th April, purchased during 1st to 5th April will be deducted and cost of goods sold during 1st to 5th April will be added हाँ 31 मार्च के एंड में देखते हैं अपन लोग, तो 31 मार्च का कुछ नहीं करेंगे, 31 मार्च के बाद फर्स्ट का जो भी है उसका करेंगे, है ना? और सेम फिर लिख लो कि इफ, एक लाइन छोड़ करके लिख लो, इफ इट इज काउंटेड ऑन 23rd of March, है ना, तो परचेज विल बी एडेड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी डिडक्टेड टू फाइंड द स्टॉक ऑन 31st of March। हिंदी में भी लिख सकते हो कि 31 मार्च का स्टॉक पता लगाने के लिए अगर हमने 23 को गिना है तो परचेज एड सेल्स की कॉस्ट माइनस, और 5 को गिना है तो उल्टा। हेलो, हो गया? बाय। है ना? अब लिखो, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट आर आवर गुड्स till sold by the consignee. Goods sent on consignment will be our goods till sold by the consignee.
ठीक है। हाँ बोल बेटा। एक सेकेंड तेरी आवाज नहीं आ रही। अरे ये वायर किसने, अबे यहाँ से कोई छिड़खानी मत किया करो, ठीक है ना। यहाँ पे छिड़खानी में बहुत पर्सनल ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ बोलो। कौन सा 5 अप्रैल वाला कि 23 मार्च वाला? देख 5 अप्रैल को अपन ने काउंट किया तो अपने को पहुंचना कहाँ है, 31 मार्च, ठीक है। तो अपन माइनस करेंगे परचेजेस, यह है 5 अप्रैल का, माइनस परचेजेस, ऐड करेंगे सेल्स की कॉस्ट, ठीक है। और अगर 23 मार्च को गिना तो ऐड करेंगे परचेजेस और लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कहां पहुंचेंगे, स्टॉक ऑन 31 मार्च, है ना। कंसाइनमेंट का क्या करना है, गुड्स अपन जब कंसाइन करते हैं तो अपने ही रहते हैं जब तक कि अपना कंसाइन ही बेच न दे। हाँ अरे वही तो शुरू की है, सुन लेना। हेलो, जब अपन गुड्स भेज, अरे मैं शुरू कर रहा हूँ वापस से बेटा, कंसाइनमेंट वाली पूरी बात नहीं आया समझ में। जब मैं गुड्स भेजता हूं कंसाइनमेंट पर तो वो गुड्स किसके होते हैं, वो गुड्स मेरे ही होते हैं। जब मैं गुड्स भेजता हूं किसमें, कंसाइनमेंट में, तो वो गुड्स मेरे ही होते हैं। क्लियर है। जब कंसाइनी बेचता है तो इट्स लाइक कि मैंने बेचे। कंसाइनी कौन है, जिसके पास मैंने गुड्स भेजे हैं, मैं हूं कंसाइनर। क्लियर है। तो जब मैं गुड्स भेज रहा हूं ना कंसाइनी के पास तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, पर गुड्स फिजिकली मेरे पास से जा रहे। इसका क्या रेलेवेंस है, इसका रेलेवेंस ये है कि जब इन्वेंट्री गिनी जाएगी मेरे गोडाउन में तो कंसाइनी वाले नहीं गिन पा रहे, तो अगर मेरे को क्वेश्चन में दिए कंसाइनी के पास भी गुड्स पड़े हुए तो मुझे वो ऐड कर देता। ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है ना। समझ गए कंसाइनमेंट वाला मामला। ए मोबाइल वाली लड़की मैसेज टाइप कर लेगी क्या पूरा, बाकी है, बाकी कल कर लेना, नालायक कहीं की है। इधर सुनो, नया टॉपिक चल रहा है, सुन रही नहीं है। हाँ हाँ, जो कंसाइनी है वो एजेंट है, आ रहा है समझ में, ठीक है। उसके पास जो गुड्स पड़े हैं वो मेरे ही है, ठीक है। एक और बात कर, हाँ सुनो, ठीक है। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ रिसीट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ receiving the goods, all can be different। तो इसका रेलेवेंस है किस चीज के लिए, 31 मार्च के गुड्स निकालने के लिए। हमको ये सारी बातों को कंसिडर करना पड़ेगा जब हम क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे, क्लोजिंग स्टॉक। और सेम किसके साथ,
डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स। ऑल कैन बी डिफरेंट। हाँ बेटा, सेम कैसे हो सकता है? 31 मार्च और 1 अप्रैल मतलब दोनों का अलग अलग साल का। सुनो सुनो, 31 मार्च 21 और 1 अप्रैल 21 सेम ही होगा ना। तो वो ओपनिंग के बाद आई, वो अलग अलग नहीं हो सकता, वो एक ही पीस के दो नाम। ठीक है, इस साल के लिए क्लोजिंग जो होता है वही अगले साल के लिए ओपनिंग होता है, उसके बीच में कभी कोई डिफरेंस नहीं होता। हेलो, समझ गए क्या? है ना? एक चीज और लिखो, सेल और रिटर्न बेसिस क्या होता है? इसमें गुड्स दे देते हैं सामने वाले को, लेकिन परंतु किंतु बट ओनरशिप स्टेज विद द सेलर टिल कस्टमर अप्रूव्स और टाइम पीरियड expires। है? कस्टमर, अबे सुनो भी तो, सिर्फ लिख रहे हो क्या? इसका मीनिंग भी तो समझ में आना चाहिए, इंग्लिश में है क्या? सामने वाले को गुड्स दे देते हैं लेकिन ओनरशिप सेलर के पास ही रहती है। तो अगर मान लो कि अपन ने 28 मार्च को गुड्स दिए, काय में? सेल और रिटर्न में, और गुड्स अभी किसके पास है? कस्टमर के पास। तो 31 मार्च को किसकी ओनरशिप मानी जाएगी? चुप है, सेलर की ना, जब तक कि वो कौन? अरे इसको पढ़ो ना, ऐसे का मीनिंग तो समझा रहा हूं मैं। सुनो फिर से सुनो, 28 मार्च को सेलर ने गुड्स दिए सेल ऑन अप्रूवल के, उसने बोला 10 दिन में बता देना। तो 31 को वो गुड्स हैं किसके पास? है किसके पास? है ना, बायर के पास है। लेकिन ओनरशिप किसकी है? किसकी ओनरशिप है? जब सेलर के गुड्स काउंट होंगे क्लोजिंग स्टॉक के लिए, उसमें तो वो नहीं आएगा। जब गिनेंगे गोडाउन के तो उसमें नहीं आएगा, पर उसका है ना? तो हमको अगर पूछा कि भैया इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो हमको गोडाउन का प्लस जो कस्टमर के पास है उसकी कॉस्ट निकाल के ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको बैलेंस शीट में वो लिखना पड़ता है कि भाई 31 को हमारी इन्वेंट्री कितनी है, उसी से हमारा प्रॉफिट गवर्न होता है। क्या
यही तो बोला ना कि बेचा नहीं है, उसको बोला है कि भैया तुम रख लो, अगर तुमको पसंद आता है तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। सेल ऑन अप्रूवल। हमने क्या बोला कि जब मैंने दिए गुड्स तो मैंने बोला ना 10 दिन में बता देना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्लियर है? हाँ हाँ, सेल बढ़ाने के लिए ही तो होता है ये सब। आ रहा है समझ में? है ना? ठीक है, और कोई डाउट किसी को? हाँ मतलब वो सेल बढ़ाने के लिए, लेकिन अपन लोग टॉपिक से भटक रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक का फाउंड करना है ना अपने। आ रहा है समझ में? ठीक है, रैंडम थॉट्स कुछ भी सुनकर के आ रहे हैं, टॉपिक पे रहो। क्लियर है? ये समझ में आया कि नहीं? चलिए, हाँ सबसे बेसिक पहले बेटा देखो, ये इसमें एग्जांपल ही है। 7 जनवरी को है क्या, सुनो ध्यान से। 7 जनवरी को क्या किया हमने बताना, काउंटिंग करें। ठीक है, कब का चाहिए स्टॉक, कब का चाहिए? 31 दिसंबर। 7 को काउंटिंग करी, कितना निकला? 7,85,000। क्या है ये 7,85,000? जब 7 को गिना तो गोडाउन में इतना निकला। अरे समझ, उसकी वैल्यू करी तो 7,85,000 इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 7th of January। समझ में आ रहा है? You have to find out the value of a stock as on 31st of December. For that, you have to deduct the sales. You'll have to find out the cost of it, and you'll have to deduct that cost of goods sold, or add. You'll have to add cost of goods sold. समझ में आ रहा है किसमें? ये 7,85,000। And during this period, whatever purchases you have done, you have to deduct, because you need to find the stock as on 31st of December. So whatever you have purchased would have been included in the stock. जो भी 7 जनवरी का स्टॉक है उसमें इंक्लूड हुआ होगा क्या? वो जो खरीदा है हमको अलग करना पड़ेगा, बिकॉज वी वांट द स्टॉक एज ऑन 31st of December। और जो 31st को था वो बिका होगा, तो जब 7 को गिना होगा तो वो काउंट नहीं हो पाया होगा जो बिक गया। इसलिए जो बिक गया उसकी कॉस्ट निकाल कर विल हैव टू एड इट टू दिस पर्टिकुलर अमाउंट। आ रहा है समझ में? तो बस वही किया है हमने। हेलो, क्लियर है? तो परचेजेस जो है वो हमने क्या कर दी बेटा, माइनस, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो ध्यान से अगर यहाँ रीड करोगे तो ये गेट टू नो कि सेल्स दी हुई है 2.5 लाख की, और मार्कअप, मार्कअप मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज कितना था? 25% ऑन कॉस्ट। उसको क्या कर दिया हम लोगों ने, रिड्यूस कर दिया। अरे समझ में, 2.5 लाख में से 25% ऑन कॉस्ट, ये 2.5 लाख सेल वैल्यू है, तो डिवाइड बाय 125% हो जाएगा, तो उसकी कॉस्ट जो है कितनी है, 2 लाख। उसको अपन ने क्या कर दिया, ऐड। तो 8,32,000 इज आवर आंसर। बोलो बच्चे, क्या ये क्लियर है? क्लियर है ना? अब देखो आप मॉड्यूल के सीक्वेंस में चलोगे ना, तो देखो ये 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि पिछले टॉपिक से एसोसिएटेड है। पता नहीं 8-10 साल से ठीक ही नहीं कर रही, 6-7 साल हो गए। ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं। तो देखो बेटा, यह है एक ट्रेडर, 10वां देखें अगर सिंपल हो तो। चलो करते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो
तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसंट्रेशन चाहिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ये वो चैप्टर है जो 2 बार पूरा पूरा कराना पड़ता है, और फिर भी कुछ बच्चे एग्जाम में इसको गलत करके आते हैं। मैंने एक बार कराया, फिर बच्चे घर में रिवीजन कर रहे हैं, क्या पता कितना कर रहे हैं, और फिर एक और बार क्लास लगी पूरी फुल, मैंने पूरा इन्वेंटरी का चैप्टर 2 बार पूरा फुल पढ़ा हुआ, सेम सेम क्वेश्चंस। फिर वही सेम टाइप का क्वेश्चन आया, लेकिन नहीं बना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एक हद के बाद क्या होता है ना कि अपन याद करने लग जाते हैं, अच्छा ऐसा लिखा होगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा लिखा होगा तो ऐसा कर लेंगे। लेकिन जब भी वो ट्रीटमेंट चेंज होता है तो आपको यू विल हैव टू अप्लाई योर माइंड टू इट रादर देन जस्ट कि भाई एज इट इज आपने कॉपी कर लिया, तो वो आंसर हो जाता है गलत, फिर रीजनेबल मार्किंग होती है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो सुनो ध्यान से। एक ट्रेडर है, वो अपनी बुक्स बनाता है कब? 31 मार्च। अनअवॉइडेबल रीजंस के कारण स्टॉक टेकिंग कुड बी पॉसिबल, नो स्टॉक टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15 अप्रैल। नहीं गिन पाया। कब तक नहीं गिन पाया? 15 अप्रैल तक। अब उस दिन टोटल कॉस्ट उसके गोडाउन में गुड्स की कितनी निकली बेटा? 50,000। क्लियर है? ठीक है, 31 से 15 के बीच में ये सारी घटनाएं हुई। ठीक है, सबसे पहले सेल हुई 41,000, जिसमें कि 10,000 की कैश सेल्स भी शामिल थी। तो क्या होगा इसका? कैश सेल का क्या होगा 10,000 का? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि सेल सेल है हमारे लिए, अभी अब कैश क्रेडिट का थोड़ी हमको कोई लेना देना नहीं आया समझ में। तो ये लिखा इसलिए है कि तुम कुछ तो भी कर दो इसका, तो बस परेशान हो जाए वो लोग। कुछ नहीं, सेल्स है 41,000, इतना ही है बस। समझे कि नहीं समझे? परचेज कितनी है? 5034, अगेन इंक्लूडिंग कैश परचेजेस। क्या करूं उसका? समझ में आ रहा है? ठीक है ना। सेल रिटर्न 1,000 है। अगर बेटा सेल रिटर्न 1,000 है ना, तो सेल्स को ही कितना मान लो, तो सेल ही कितनी हो गई बेटा? 40। सिंप्लीफाई करते जाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है ना। अब अगर यहां तक का अगर अपन देखें, अभी कोई तिकड़म ना लेते हुए अगर मैं नॉर्मली बताऊं आपको, तो आपने स्टॉक गिना कितने का था? 50, है ना। कब गिना? 15 अप्रैल। तो माइनस करना पड़ेगा आपको क्या? परचेजेस है। हेलो, है ना। और ऐड करना पड़ेगा क्या? कॉस्ट ऑफ जो गुड्स आपने बेचे उसकी कॉस्ट। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये 40,000 की कॉस्ट निकालनी है। रुकेगी बेटा थोड़ा सा। क्या 32,000 किसकी? लेकिन अभी तक जब तक ये एडजस्टमेंट नहीं पढ़ोगे तब तक तुम इसको नहीं कर सकते हो। नहीं आया समझ में? अभी मैं क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूं, इसलिए अभी शांत। आ रहा है समझ में? ठीक है, अभी बिल्कुल जल्दी करने की कोशिश मत करो, ये वाला गलत ही हो जाए। सब छोड़ दो, अभी समझो क्वेश्चन को। इसमें सारा तिकड़म यही है कि क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, चलो 15 मार्च को ये समझ गए ना कि आपको परचेज माइनस करनी पड़ेगी, सेल्स की कॉस्ट ऐड करनी है, और बस क्या आ जाएगा आपका? 31 मार्च का आपका स्टॉक आ जाएगा। पर अब देखते हैं, कुछ एडिशनल इन लोगों ने इंफॉर्मेशन दे रखे, सिर्फ इतना होता तो मैं ये कर लेता, है ना। अच्छा, सेल्स की कॉस्ट निकालनी पड़ती है, मार्जिन दिया हुआ। चलो 15 मार्च को 10,000 सेल वैल्यू के गुड्स कहां भेजे अपन ने? सेल और रिटर्न में कस्टमर। ठीक है, 4 हफ्ते का अप्रूवल पीरियड था, मतलब 31 मार्च की तो बात का ही था। हमको स्टिक रहना है किस पर? 31 मार्च।
उसने 40% गुड्स रिटर्न किए कब? 10 अप्रैल को। क्या वो हमारे स्टॉक में आ गए होंगे? कब? 10 को। और हमने कब गिने? 15। जब हमने 15 तारीख को गिने तो क्या 4,000 के गुड्स हमारे पास आ चुके थे? तो मतलब वो गए और वो आ गए, और अपन ने कब गिने? 15। ध्यान से सुनना, क्या 31 को वो हमारे थे? थे ना हमारे, तो मतलब उनको गिन के हम सही कर रहे। इसका मतलब हमको 4,000 का कोई एडजस्टमेंट ही नहीं करना, हमको सिर्फ और सिर्फ किसका एडजस्टमेंट करना है? इसका मतलब हमारे लिए सेल्स 10,000 की है ही नहीं। सेल एंड अप्रूवल कितनी है? 6,000। पर एक लफड़ा है, कब कंज्यूमर को बिलिंग कब कर दी थी अपन ने? अरे हाँ, तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। बाद में किए ना, 15 को गिनने के बाद किए। ये सारे ट्रांजेक्शन उनको 1 से 15 के बीच में दिए होंगे। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसा कर लेना, जब आंसर आ जाएगा फिर दोबारा से करना चालू करेंगे तो समझ में आएगा। नहीं तो अभी कुछ कुछ बातें एकदम ऊपर से निकल जाएंगी तुम्हारे। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी 6,000 की सेल है। अरे समझ लो, ये जो 6,000 की सेल है, जब मैंने 15 को गिने गुड्स, तो क्या मैं इन 6,000 को गिन पाया? गिन पाया क्या? नहीं गिन पाया। ठीक है। क्या 31 को ये गुड्स मेरे थे? 31 मार्च को क्या ये गुड्स मेरे थे? मेरे थे। क्या मैं गिन पाया? तो इसकी कॉस्ट निकालनी है, और क्या करना है बेटा? ऐड। हाँ बेटा, फिर से क्या? 10 को अपने नहीं है, 31 को अपने हैं, लेकिन 15 को जब काउंट कर रहे हैं तो उस काउंटिंग में नहीं शामिल है। मुझे चाहिए 31 मार्च को मेरा कितना स्टॉक था। अगर मैं उसको गिन चुका हूं तो नहीं ऐड करूंगा, नहीं गिना है तो मैं उसको ऐड कर लूंगा। बहुत ध्यान से देखो, मैं किन दो चीजों को नोटिस कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक चीज को नोटिस कर रहा हूं। दो चीजों को कौन कौन सी? एक पहली कि 31 को क्या मेरा स्टॉक था? क्या वो मेरा था 31 को? और 15 को क्या वो मैंने गिना? अगर ये दोनों बातों में यस यस है तो कुछ नहीं करना है, फिर कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ हो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। देखो, जैसे वो 4,000, उसने 10,000 के गुड्स बेचे थे, वो 4,000 के गुड्स, क्या वो 31 को मेरे थे? क्या 15 को जब मैंने गिना तो वो थे? हाँ, तो मेरे को 4,000 का कुछ नहीं करना। नहीं आया समझ में? ठीक है ना बेटा? चलो अब ठीक है। अब देखो, है ना, 6,000 की कॉस्ट निकाल लेंगे। देखो कॉस्ट कितनी है, चलो यहाँ पर दिया भी हुआ 20% ऑफ सेल्स, तो कितना हो गया बेटा? 6 2 12, 1200 माइनस कर दो, इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 48 हो गई। 4800 के गुड्स मुझे क्या करने हैं? ऐड करने। नहीं आया समझ में? ऐड कर रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि ये मेरे हैं लेकिन मैं काउंटिंग में नहीं ले पाया। क्या ये क्लियर है? चलो अब हाँ, चले गए तो, लेकिन थे तो अपने ना। 31 को किसके थे? 15 को गिना तब गिन पाया क्या? नहीं 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 नहीं, मेरा पॉइंट सुनो। कहाँ पहुंचना है उसको समझो। मुझे निकालना है कि 31 को मेरा स्टॉक कितना था। देखो दो चीजें,
31 को फिजिकली कितना था और 31 को मेरा कितना था, तो मैं क्या निकालता हूं कि फिजिकली कितना था कि मेरा कितना था, मेरा कितना, तो मेरा था ना वो, क्या मैं गिन पाया नहीं, तो मतलब मुझे ऐड करना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है। हेलो हेलो, हाँ पूछ रही हूँ, पूछ नहीं। सुनो, द ट्रेडर हैड ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइन। बहुत ध्यान से समझो, ये वो व्यक्ति है जिसको दूसरा व्यक्ति गुड्स बेचने के लिए दे रहा है। अब ये बात मैं नहीं लिखवा पाया, पर अभी उतनी मुश्किल नहीं है समझनी। अगर मेरे पास किसी की गुड्स आए तो क्या वो मेरे हैं? कहाँ रखूंगा उनको? गोडाउन में। जब काउंटिंग होगी तो क्या वो गिन लिए जाएंगे? हाँ, गिन लिए जाएंगे, पर वो मेरे नहीं, तो मुझे उसका क्या करना होगा? आए समझने की नहीं? हाँ, कोई डाउट है किसी का? जब मैं 15 को गिन रहा हूँ तो उसके गुड्स भी गिन गए, पर मुझे तो मेरे गुड्स करना है पता, तो मैं क्या करूंगा? उनको अलग कर दूंगा। तो अब मुझे ये देखना है कि 15 को कंसाइनमेंट वाले कितने गुड्स मैंने धोखे से गिन लिए, है ना? तो 8,000 के मिले थे, कह रहा 20% 31 मार्च तक बेच दिए और अनदर 50% मैंने 15 अप्रैल तक बेच दिए, तो मतलब 30% बचे। 8,000 का 30% बेटे कितना होता है? 2400। ये 2400 के गुड्स क्या 15 तारीख को थे गोडाउन में? थे? क्या ये मेरे हैं गुड्स? क्या मैंने गिन चुका हूं इसको अपने में? हाँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? समझ रहे? तो 50,000 में से माइनस कर दो 2400, ऐड कर दो 4800। हेलो, ऐड कर दो 4800। हाँ, क्या बेटा? कोई भी व्यक्ति बुक ना देखे, मेरा आंसर अलग तरीके से कैलकुलेट होगा, बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे। अगर तुमने मॉड्यूल से सॉल्यूशन देखा, बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज होगे। सिर्फ मेरी बात सुनना। हाँ, बेटा वो गुड अपने तो कभी थे ही नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? 15 को काउंट कहाँ होंगे? 15 से पहले बिक गए ना। लेकिन तो भी मैं उनको गिनता थोड़ी, क्योंकि वो मेरे थोड़ी थे। मेरा पॉइंट है कि 31 को थे मेरे पास, पर क्या वो मेरे थे? तो मुझे उनको नहीं गिनना था ना। तो जब मैंने 15, अगर मेरे पास किसी दूसरे के गुड्स आए तो वो कितने गिन लिए बस उतने अलग कर दो, बाकी मुझे और कोई मतलब नहीं कि 31 को वो थे या नहीं थे, मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने जब 15 को गिने तो मेरे पास काउंट होगा, मैं माइनस कर दूंगा। हेलो, हाँ कितना आया ये बताना जरा। फिफ्टी टू 400। अब इसमें माइनस कर दो परचेजेस, है ना? 52,400 ना, 52,400 माइनस परचेजेस कितनी थी? 5034, है ना? परचेज का और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। और कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लो सीधे सीधे, 40 माइनस 20%, 4 टू द 8, तो 32। ये माइनस करो, 32 ऐड कर दो, कितना है?
आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन पढ़ो, पूरा सॉल्यूशन देखो, क्या चीज कैसे हो रही है उसको दोबारा से री आइडेंटिफाई करो और मुझसे पूछो। क्योंकि अभी भी मैं अगर उसको बिना वो करे दे दूं तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अभी पहले क्वेश्चन और सॉल्यूशन देखो, पूरा समझो। हाँ बेटा, नहीं, ये सेल में इसलिए इंक्लूड नहीं हो सकते क्योंकि बेटा हमको जो सेल दी है वो 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच की दी है। और ये वो सेल है बेटा जो कब हुई है? 15 मार्च को। ये अलग अलग सेल है। कौन से वाले? कंसाइन वाले। हाँ, कंसाइनमेंट वाले गुड्स हमको सिर्फ इतना देखना है कि हमने काउंटिंग में कितने इंक्लूड कर लिए, बस वो माइनस कर दो। समझ गए ना मेरी बात को? हाँ, वो ऑब्वियस है। क्या है कि अब सेल है 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में। और ये सेल कौन सी वाली है बेटा? पहले वाली। ये जो 4th और 5th पॉइंट की सेल है ये पहले वाली है, और 1 2 3 वाली जो है वो बाद वाली है। हेलो, डेट देखो, डेट 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच की सेल है, 3rd पॉइंट, वो 1st पॉइंट में। और 4th और 5th की जो है वो 1 अप्रैल से पहले की सेल से। ठीक है, हाँ है। क्या बोल रहा 4th कि उसने कुछ गुड्स बेचे मार्च में 10,000 के, जो कि एक्चुअली में सेल हुई नहीं, लेकिन उसमें से 40% वापस आ गए थे। 60% वापस नहीं आए, पर है तो मेरे। जब मैं 15 को गिन रहा था तो 4800 के गुड्स दिखे नहीं मेरे पास, पर है तो वो मेरे, भले ही किसके पास पड़े हुए, कस्टमर के पास। तो मैं क्या करूंगा उसको? क्लियर हुआ कि नहीं? डाउट है एक था? पक्का समझ गई पूरा? देखो, है ये थोड़ा सा तिकड़मी, समझ में आ रहा है, इसलिए पूछ लो इत्मीनान से। क्लियर है? यही देखो, इससे बेहतर तुम्हें मोमेंट नहीं मिलेगा इसको समझने का, क्योंकि तुम इसको जब उठाओगे तब पूरा 1 घंटा लगेगा तुम्हें इसको पूरा समझने करने में। अगर तुमने अभी इसको छोड़ दिया, अभी इतने समझने में सारे फैक्ट फैक्ट सब ताजा है, तो अभी के अभी इसको क्लोज कर देना मैटर को। अगर तुमने इसको अधूरा छोड़ा तो ये वापस 0 पे आएगा, फिर दोबारा से पूरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा तुम्हारा। ये समझ लो। वैसे भी एक बार और तो बताना ही पड़ेगा मुझे, अगस्त में। हाँ, 4th वाले में बोल रहा है कि 10,000 के गुड्स बेचे मार्च,
पर वो बेचे नहीं, बेसिकली अप्रूवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेचे। तो वो तो हमारी 15 तक भी कोई अप्रूवल उसका आया नहीं, पर 40% गुड्स तो वापस आ गए। तो वो तो मैंने गिन लिए होंगे 15 तारीख को। 60% गुड्स जो उसकी कॉस्ट है 4800, वो मेरे को नहीं मिले, पर थे मेरे, तो इंक्लूड कर लिए। वो तो गिन ही चुका हूँ मैं 15 में। 4000 के गुड्स तो वापस आ चुके हैं, वो मेरे हैं। और 31 को काउंट नहीं हो पाए, वो 15 को भी काउंट नहीं हो पाए। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था। नहीं, 40% जो आ गए हैं वो 15 को काउंट हो गए। वो गुड्स 31 को मेरे थे और वो मैंने 15 को काउंट कर लिए। 60% गुड्स 31 को मेरे थे पर 15 को काउंट हुए नहीं। मुझे 31 का स्टॉक चाहिए, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड। है? हाँ, क्योंकि वो तो आ गए थे ना वापस, तो स्टॉक में इंक्लूड कर लिए थे, फिजिकल स्टॉक में। हाँ बच्चों, चलो एक और करते हैं, ठीक है? इसके सारे क्वेश्चन एक से एक है बेटा। मतलब अब से जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो ना तुम, वो सारे महान क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन में इतना ही दिमाग लगेगा, हो सकता है थोड़ा ज्यादा लगे, और सब अलग अलग, सेम कैटेगरी के नहीं है कोई। एक आध चीज सेम रहेगी बस, कि परचेज रह गया, उसमें भी रहे परचेज, उसमें भी रहेगा। करें दूसरा? क्या? 40,000 की कॉस्ट, 20% ऑन सेल है, 40 माइनस 20%, 32,000। चलो सुनो, ये वाला देखो बेटा। इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 वॉज कंप्लीटेड बाय 10th of April। कब गिना? 10 अप्रैल।
कितना पता चला, कितना है? 16,75,000, है ना? ठीक है। तो जब 10 अप्रैल को गिना तो स्टॉक की वैल्यू निकली 16,75,000। तुम लोग सब खाने पीने के हाथ यहाँ पे लगा देते हो ना, कोई कोई सब चीटियां आ जाती है यहाँ पे, पता है? आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, मतलब 31 मार्च के पश्चात, ठीक है, और 10 अप्रैल से पहले सेल जो हुई वो हुई 68,750। एक अप्रैल से 10 अप्रैल तक बिल्कुल सही। से इसका प्रॉफिट परसेंट माइनस कर। हाँ, होल्ड 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 होल्ड, ठीक है। एडजस्टमेंट होते हैं ना, मैंने पिछले क्वेश्चन में रोका, जबकि उसमें एंड में वैसे ही हो गया, तो तुमको लगेगा कि अरे क्यों रोक दिया, वो इस क्वेश्चन में समझ में आएगा कि क्यों रोका। प्रैक्टिस सही होनी चाहिए ना, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 33% ऑन कॉस्ट। 33.33% ऑन कॉस्ट मतलब 25% ऑन सेल्स है, ठीक है ना? तो वो अलग मैटर है ना। तो देखो, इसको सबसे पहले तो ना कॉपी में एक सिंपल तरीके से लिखो कि स्टॉक एज ऑन 10th ऑफ अप्रैल कितना है? 16,75,000, और सेल्स बिटवीन 1 to 10th अप्रैल 68,750, मार्जिन 25% ऑन सेल्स, 33.33% ऑन कॉस्ट। बताएंगे बताएंगे, अभी ये मैटर नहीं है ना, इन्वेंटरी से दूर निकल जाएंगे। हाँ, फिर परचेजेस ड्यूरिंग 1st to 10th अप्रैल कितनी है? 90,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो सीधे 81,000 ही लिख लो। 90,000 की परचेज करी है और उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो 10% मतलब 9,000, तो कितना हो गया? 81,000। तो 81,000 ही लिख लो सीधे। हाँ बेटा, अरे सॉल्व मत करने बैठो अभी, फिर रो दोगे, कोई मतलब नहीं है। मेरे को पूरा क्वेश्चन समझा लेने दो, फिर तुम अपने आप से कर लेना, ठीक है? क्योंकि दिक्कत वाले हैं ना भैया ये वाले क्वेश्चन, इसके कोई भी क्वेश्चन अपने आप से अभी ट्राई मत करो, क्योंकि उस बीच में अगर मेरा एक्सप्लेनेशन मिस हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? हाँ, नहीं पहले, ठीक है ना? क्या? क्या बोल रहे हो? क्यों? किसने बोला? नहीं नहीं, तो मैं बताया ना, 90,000 माइनस 9,000, 81,000। अबे मुझे याद है सॉल्यूशन भी। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम ये मत समझो कि राउंड ऑफ होगा 8 लाख, समझ में आ रहा है? देखो कैसे लिखा है, लैंग्वेज समझो। 90,000 एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10। हाँ वो नाटक है, अब क्या करोगे? क्लियर है? ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग किस पीरियड? 1st से 10th,
गुड्स वर एडेड टू द इन्वेंट्री, है ना, एट द मार्कअप प्राइस ऑफ 3000, हमने 3000 के गुड्स ऐड किए इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स सेंटर। जिसमें प्रॉफिट जोड़ा हुआ है, तो उसको सीधे सेल से माइनस करो। तो तुम्हारे पास जो 68,750 है उसमें से 3000 माइनस करके क्या कर लो, सीधे यही कंसिडर कर लो ना, क्या ही इश्यू है, नहीं समझे, है ना। तो मतलब इसका एडजस्टमेंट हो गया। इन्वेंट्री गिनने के बाद ऐसा पता चला कि इन्वेंट्री में कुछ बहुत ही स्लो मूविंग आइटम्स हैं जिनकी कॉस्ट तो है 11,250, पर जिन्हें हमको 5,250 की वैल्यू पर लेना है क्योंकि वो बिकने वाले हैं एक इंटरेस्टेड कंज्यूमर को। ये बस इतना बताने की बात है कि देखो उसकी कॉस्ट थी 11,250, लेकिन उस इन्वेंट्री की जो एनआरवी है, सेलिंग प्राइस है, वो 5,250, 6,000 माइनस कर देंगे इन्वेंट्री की वैल्यू में से, क्योंकि वो मेरा नुकसान। कुछ पर्टिकुलर आइटम जो कि मैं कॉस्ट पे वैल्यू कर रहा हूं, उस पर्टिकुलर आइटम को मुझे एनआरवी पे करना है। तो मतलब टोटल इन्वेंट्री जितनी भी मैंने गिनी है वो कॉस्ट पे गिनी है, उसमें भी 6,000 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक इन्वेंट्री को एनआरवी पे वैल्यू करना है। हाँ 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 हाँ, बताना बताना बताना, चिंता मत करो। सुनो ध्यान से, इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। हमने जब 10 अप्रैल को स्टॉक गिना तो इसमें ये भी शामिल होंगे, सब शामिल होंगे, समझ में आ रहा है, किस वैल्यू पे शामिल होंगे, कॉस्ट। अब हमको पता चले कि एक आइटम 11,250 का, उसकी एनआरवी 5,250, तो उसको घटाना पड़ेगा, कहां तक लेकर के आना पड़ेगा, 5,250। तो बेसिकली हम तो टोटल में से 6,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि उसकी एनआरवी कम है। तो मतलब 6,000 इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई, क्योंकि कुछ इन्वेंट्री की मार्केट वैल्यू कम हो गई है। हाँ, माइनस कर देंगे। बोलो बेटा बोलो, हेलो हेलो, समझ रहे हो कुछ कि नहीं, कि बस जो हो रहा है हो रहा है। सुनो ध्यान से, 10 अप्रैल को गिना, कितना निकला, 16,75,000। इसमें से माइनस ऐड करना पड़ेगा सेल्स की कॉस्ट। तो किसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, 65,750 की, क्योंकि 68,750 में 3,000 की सेल रिटर्न माइनस हो गई। अभी इसमें से माइनस क्या होगा, प्रॉफिट, फिर जो आएगी कॉस्ट, उस कॉस्ट को हम यहां से क्या कर देंगे बेटा, ऐड। हेलो, नहीं समझे। अब इसमें माइनस करेंगे क्या, परचेजेस, जो कि अभी कितनी बता रखी है इन लोगों ने, 81,000। हेलो, और अलग से इसमें माइनस करना पड़ेगा लॉस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, कितना बेटा, 6,000। बोलो, ये समझ में आया। अभी इन दोनों को नहीं कर रहा हूं जब तक मैं पूरे एडजस्टमेंट ना पढ़ लूं। बोलो बेटा बोलो, ठीक है। अब भारी बारिश और बाढ़ के चलते, ड्यू टू हेवी फ्लड, कुछ गुड्स जिनकी कॉस्ट थी 15,500, वो सप्लायर से मिले ऐसी डेट को, जिस डेट को मुझे कस्टमर को डिलीवर करना था उसके भी बाद मेरे सप्लायर ने मुझे दी। तो कस्टमर बिफर गया कि नहीं लेना गुड्स। अब उनको जब बेचने जा रहे हैं तो वो 12,500 में बिकेंगे।
3,000 और कम हो गई इन्वेंट्री की वैल्यू। हेलो हेलो हेलो, सब है ना? इसका मतलब इसमें भी सेल और परचेज का कुछ है नहीं। तो 65,750 में माइनस करो 25%। कितना आया? फोर नाइन थ्री वन टू पॉइंट फाइव ऐड कर दो, कितना आ गया? 1724,312.5। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, सेल का तो कर ही नहीं पाए, मतलब सॉरी परचेज का तो कर ही नहीं पाए। हाँ, परचेज कितने की थी? 81। तो ये तो एज इट इज आ जाएगी ना, इसका तो क्या ही करूँ ना, माइनस हो जाएगा। 16,75,000 प्लस 49,312.5 माइनस 81,000 माइनस 9,000। हाँ, तो इसका जब मैं कुल टोटल कर रहा हूं तो कितना आ रहा है? 1634,312.5। यही है मेरा आंसर। बुक में आंसर मैच करेगा, तरीका मैच नहीं करेगा भाई। राउंड ऑफ है, उसमें 2.5 रुपए का फर्क है। सेल की वैल्यू में से 25%, अगर मैं कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू करता तो 33.33% होता। या तो मैं वो 65,750 डिवाइड बाय 133.333333% कर दूं तो भी यही आएगा। अरे क्या फर्क पड़ता है भाई? हाँ, ओके भाई। 16 लाख में, अबे 16 लाख में ही ना चलेगा ना? 16 लाख में 1-2 रुपए का अंतर नहीं चलेगा? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? हाँ, तो मंडे से जो है 7 बजे से क्लास लगा करेगी। ठीक है, सवेरे 1 घंटे हम पढ़ा करेंगे इकोनॉमिक्स, एकदम सवेरे तड़के। हाँ? मैंने थोड़ी बनाया है बे, हैं? क्या चीज? हाँ, तो तुम रिकवरी करना अलग से, तुम लोग को बाद में भी करा देंगे ना। कौन चैप्टर चल रहा है अभी? कौन सा खत्म हुआ? अच्छा, मैथ्स की बात कर रहे हो हैं? नहीं, अब तुम सह नहीं पाओगे। ये 2 करके आना बिना देखे घर में, तब तुम तीसरा ट्राई कर पाओगे। 65,750 की कॉस्ट निकाली मैंने।
ठीक है, तो अपन 5 मिनट में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। क्या क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? हाँ, हमको लगा तुम बता रहे हो, हमने कहा, इतने बड़े हो गए क्या बता रहे हो? चलो। माइनर को शौर्य नाम रख दिया तो ज्यादा रिस्क नहीं लेने का बेटा, ठीक है। अभी तो ऐसे चढ़ चढ़ के बातें कर रहा था, अब तेरे को फीवर हो रही थी।
तो दोनों एक बार देर वाले एक बार